प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको व्याकरण के क्रम में समास पढ़ाने जा रहा हूं। समास का अर्थ संक्षेप होता है, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का प्रयोजन होता है। समास में दो या दो से अधिक पद शब्द आपस में मिलकर के एक शब्द बनते हैं। दो पदों या दो से अधिक पदों के आपस में मिलने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, और उनसे जो एक पद बनता है उसे हम समासिक पद या समासिक शब्द कहते हैं। आपको समास की परिभाषा के साथ उसके भेद और उसके अलग अलग विविध रूपों का विस्तृत विवेचन में करने जा रहा हूं। समास के जो भेद बताए गए हैं वह सभी प्रकार के भेदों को यहाँ वर्णित किया गया है, उसके उदाहरण भी दिए गए हैं। आप उसको देखिए। समास का जो पाठ्यक्रम हमारे एसएससी बोर्ड में है महाराष्ट्र के, प्रथम भाषा हिंदी के, उसमें अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास है। तत्पुरुष समास के दो भेद, द्विग समास और कर्मधारय समास, यही आपका पोर्शन है और इसी से संबंधित प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं। यहाँ आपको उसका विस्तृत विवेचन किया गया है, भेद बताए गए हैं, उसको देखिए आगे और पढ़िए। मेरे प्रिय छात्रों, समास के क्रम में दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तब उन शब्दों के योग को समासिक शब्द, समासिक पद या समास कहते हैं। उन्हें समासिक पद भी कह सकते हैं या कहते ही हैं। समासिक शब्दों या पदों को अलग अलग करके उनकी व्याख्या करना विग्रह है। एक बात जान लेना समीचीन होगा आपको कि संधि और समास दोनों में विच्छेद और विग्रह किया जाता है, तो यह संशय न रहे। संधि के एक वर्ण को अलग करने को विच्छेद कहते हैं और समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहते हैं। तो विग्रह क्या है? समासिक शब्दों या पदों को अलग करके उनकी व्याख्या करना ही विग्रह है। जैसे माखन चोर, यह समासिक पद है और इसका विग्रह क्या है? माखन को चुराने वाला। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। समास के दो या अधिक पद एक पद हो जाते हैं। एक पदी भावः समासः कहा गया इसीलिए। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। जो पद होते हैं उसमें विभक्ति और प्रत्यय लगा होता है, और जब एक पद होता है तो वह लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है समासिक पद बनने के समय। समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। यह नियम संस्कृत तत्सम में अत्यावश्यक है। समास संस्कृत तत्सम हिंदी उर्दू हर प्रकार के पदों में होता है। दो पदों से अधिक का भी समास होता है, किंतु हिंदी की प्रवृत्ति दो पदों के समास की ही है। यहाँ दो पदों को ही, दो पद ही इसमें जुड़ करके समासिक पद बनते हैं। समास के अन्य रूपों में इसकी विशेष बातें कुछ देख लेनी आवश्यक है आपको। एक समस्त पद में एक से अधिक प्रकार के समास हो सकते हैं।
यह विग्रह करने पर स्पष्ट होता है। जिस समास के अनुसार विग्रह होता होगा वही समास उस पद में माना जाएगा। इसका ध्यान देंगे आप लोग। जैसे पीताम्बर शब्द है, समासिक पद है, तो पीत है जो अंबर, हमने विग्रह कर दिया, तो पीत है जो अंबर या विग्रह किया तो यह कर्मधारय समास होगा। और इसके विपरीत अगर हमने विग्रह किया, पीत है अंबर जिसका वह, तो यह बहुव्रीहि समास होगा। दूसरी बात समास में ध्यान दीजिए आप, समासों का विग्रह करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यथासंभव समास में आए पदों के अनुसार ही विग्रह हो। या नहीं हमने पंचवटी है तो 5 बरगद के वृक्ष लिख दिया, गलत। समासिक पद को ही हम विग्रह में लिखते हैं। जैसे पीताम्बर का विग्रह पीत है जो अंबर या पीत है अंबर जिसका, ये हम दोनों कर सकते हैं, एक अव्ययी और एक बहुव्रीहि और एक कर्मधारय। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि पीला है जो कपड़ा अथवा पीला है कपड़ा जिसका, उसका हम अर्थ नहीं लिखते। सामासिक पद को ही विग्रह करके वैसे का वैसे लिख देते हैं। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर आपको लिखना है ऐसे तो आप पीत के बाद आप ब्रैकेट में उसको पीला लिख सकते हैं, या अंबर के बाद ब्रैकेट में कपड़ा लिख सकते हैं, लेकिन विग्रह में पीला और कपड़ा ऐसा होना नहीं चाहिए जैसा बताया मैं। अन्य एक बात है, अव्ययीभाव समास में 2 ही पद होते हैं। बहुव्रीहि में भी साधारणतः 2 ही पद रहते हैं। तत्पुरुष में 2 से अधिक पद हो सकते हैं, और द्वंद्व में तो सभी समासों से अधिक पद रह सकते हैं। जैसे नून तेल लकड़ी, आम जामुन कटहल इत्यादि इत्यादि, ये द्वंद्व के हैं। नेक्स्ट एक और विचारणीय समास के संदर्भ में, यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग या एक साथ ही विग्रह किया जा सकता है। जैसे चक्रपाणि दर्शनार्थ, यह शब्द है, लंबा है, तो चक्र है पाणी में जिसके, चक्रपाणि का हो गया। फिर दूसरा कर सकते हैं दर्शन के अर्थ, दर्शनार्थ हो गया, यह अव्ययीभाव समास हो जाएगा। लेकिन अगर आप चक्रपाणि दर्शनार्थ को एक ही करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, चक्रपाणि के दर्शनार्थ, यह उसका विग्रह हो गया, ये अव्ययीभाव समास हो गया। तो इस प्रकार आप समास के विषय में ध्यान देंगे। समास के भेद। हिंदी में समास का अनुशीलन संस्कृत व्याकरण के आधार पर हुआ है। इस संबंध में हिंदी की प्रकृति संस्कृत के अनुकूल है। आप जानते हैं ये हिंदी का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। क्यों? संस्कृत पाली, प्राकृत, अभ्रंश से होते हुए हिंदी बना है, और इसके पहले तो यह संस्कृत का ही रूप है। कुल समास अपने भेदों के साथ निम्न है, अर्थात समास का एक व्यापक या जो इसका भेद है उसको यहाँ दिया गया एक चार्ट में। इसको आप के पोर्शन में जो भी है एसएससी बोर्ड के उसको ग्रहण करेंगे। शेष इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ चूँकि सब आवश्यक था बताना इसलिए लिखा गया है। अव्ययीभाव समास 4 भेद हैं समास के। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसमें अव्ययीभाव समास का कोई भेद नहीं है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं जो सबसे नीचे दिया गया है। कर्मधारय द्विग समास। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विग समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विग समास, और इसके 6 उपभेद हैं। उपपद, नंज, प्रादि, अलुक, मध्यम पदलोपी, मयूर, व्यंजकादि, यह 6 उपभेद हैं इसके तत्पुरुष समास के। इसमें एक और देखने योग्य बात है, तत्पुरुष समास में जो कारक की 6 विभक्तियां हैं, इसको बताऊंगा मैं।
उसके नाम के आधार पर भी हम तत्पुरुष समास लिखते हैं। तत्पुरुष के स्थान पर हम बताएंगे। द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में 3 भेद हैं इसके, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। और बहुव्रीहि समास में 4 हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार, बहुव्रीहि समास। तो इसको ध्यान देंगे। आपको जो पढ़ना है तत्पुरुष और उसके 2 भेद, कर्मधारय द्विगु, द्वंद्व में इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक सब एक ही में आता है, लिखना पड़ता है। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक क्या है इसको समझ लेंगे तो आसान रहेगा। और बहुव्रीहि में भी सब आप समझ लेंगे, लेकिन बहुव्रीहि लिखा जाता है, उसमें आपके पोर्शन में इसको अलग अलग करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका ध्यान रखेंगे। ये चार्ट को समझेंगे। अब आइए इसके भेदों को क्रम से देखते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास। जिस समासिक पद का प्रथम पद अव्यय हो और वह प्रधान भी हो तथा पूरा पद अव्यय हो जाए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। एक बात ध्यान देंगे आप, यहाँ स्मरण कीजिएगा, अव्यय, अव्यय से अव्यय का भाव देने वाला समास। अव्यय शब्द भेद है, विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है अव्यय। अव्ययी भाव समास, तो इसका प्रथम पद अव्यय होता है और वह भी उपसर्ग जात का अव्यय होता है और वह प्रधान भी होता है। दूसरा संज्ञा या विशेषण होता है। नीचे दिया हुआ है, ध्यान देंगे। इसमें पहला पद उपसर्ग जात का अव्यय होता है और दूसरा संज्ञा अथवा विशेषण होता है। पूरा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। क्रिया विशेषण अव्यय जो पद होगा वह अव्ययीभाव समास होगा। इसको पहचानने का तरीका है। और इसमें पहला पद अव्यय होगा, वो भी उपसर्ग जाति का, दूसरा संज्ञा विशेषण होगा। उदाहरण आइए देख लेते हैं। भर पेट, पेट भर के, इसका विग्रह है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथासंभव, संभावना के अनुसार, आजन्म, जन्म तक। विग्रह है आमरण, मरण तक, यावत जीवन, जब तक जीवन है तब तक, व्यर्थ, बिना अर्थ का। इसमें शब्द समासिक पद आएगा, उसको विग्रह करना होता है और उसको पहचानना होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। यह आपका अव्ययीभाव समास रहा। दूसरा तत्पुरुष समास है। इस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद, एक बात ध्यान देंगे, ऊपर दिया गया है 2 पद होते हैं। पहले को पहला पद कहते हैं, दूसरे को दूसरा पद कहते हैं। हिंदी में प्रायः 2 ही पद आते हैं और आपके पोर्शन में तो उतना ही है। तो इस तत्पुरुष समास का अंतिम पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात दूसरे पद का अर्थ ही मुख्य होता है। इसमें प्रायः दोनों पद संज्ञा होते हैं। इसका ध्यान देंगे आप लोग। संज्ञा, दोनों पद संज्ञा होता है इसमें, या पहला पद संज्ञा और दूसरा पद विशेषण होता है। तथा प्रथम पद, दूसरे पद की बात चल रही थी अभी तक कि दूसरा पद प्रधान होता है, उसी का अर्थ मुख्य होता है। पहला पद कर्ता कारक, कर्ता कारक और संबोधन कारक। इसकी विभक्ति क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति ने और संबोधन कारक की विभक्ति हे, हो, रे, अरे, जिसे संबोधन करें आप, को छोड़ करके अन्य किसी कारक की विभक्ति से युक्त होता है। कौन? तत्पुरुष समास का समासिक पद। वैसे इसमें विभक्ति लुप्त होती है। इस समासिक पद में कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके जो 6 कारक की विभक्तियां हैं वह लुप्त होती हैं। जब हम विग्रह करते हैं तो विभक्तियां आती हैं और जब आती हैं तो उसी के नाम पर हम तत्पुरुष समास लिखते हैं। तत्पुरुष समास, जिसे हम व्याधिकरण तत्पुरुष कहते हैं, को पहले पद में लगी हुई कारक की विभक्तियों के नाम पर ही पुकारा जाता है, जैसा मैं बताया आपको। अब आइए देखते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण में नाम भी लिखा गया है, सब में तो समास है तो नहीं लिखा गया है, लेकिन चूंकि इसमें
तत्पुरुष के साथ विभक्तियों का कारक का नाम है, इसलिए यहाँ लिखना जरूरी था। आइए, माखन चोर, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, को आया है यहाँ पर, क्या आया है? को। तो यह को किसकी विभक्ति है? कर्म की विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास। क्या लिखा गया है यहाँ देखिए, कर्म तत्पुरुष और समास, समास नीचे आ गया है। दूसरा अकाल पीड़ित, दूसरा अकाल पीड़ित, पहला तो कर्ता कारक नहीं आता है, दूसरा कर्म कारक है, तीसरा कर्ण कारक है। तो कर्ण कारक की विभक्ति क्या है? से। अब यह क्या है? साधन के लिए आता है, से पढ़े होंगे कारक में। तो अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, कर्ण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है सभा भवन, सभा के लिए भवन, यह के लिए आया। के लिए किसका है? को और के लिए, तो के लिए किसका है? संप्रदान तत्पुरुष का, तो संप्रदान कारक का, तो इसके नाम पर संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। या अगर रसोई घर है तो रसोई के लिए भी घर होता है, वो भी विग्रह होता है। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यह आपादान तत्पुरुष है, समास है, क्योंकि यहाँ आपादान कारक की विभक्ति से आई है अलग होने के लिए। पथ से भ्रष्ट, पथ से विमुख होना, अलग हो जाना। तीसरा चिड़ियाघर, चिड़िया का घर, का की के संबंध की, संबंध कारक की विभक्ति है 3, का की के जो संज्ञा के बाद आती है। तो यहाँ क्या आया? उसका, उसकी विभक्ति का आया है, चिड़िया संज्ञा है, तो चिड़िया का घर, संबंध तत्पुरुष समास। आप बीती, आप पर बीती, पर में पर, अधिकरण तत्पुरुष समास है। यह पर क्या है? कौन सी विभक्ति है? किस कारक की? अधिकरण कारक की विभक्ति है, में और पर। तो यह आप बीती, आप पर बीती, अधिकरण कारक तत्पुरुष। एक बात और ध्यान देंगे आप, आपने जो भी समासिक पद देखा, उस समासिक पद में तत्पुरुष के विभक्तियां लुप्त हैं। आपने ऊपर समास में पढ़ा भी है कि इसमें जब दो पद आपस में मिल करके समासिक पद या समासिक शब्द बनते हैं तो उसमें विभक्ति वगैरह लुप्त हो जाती है। लेकिन जब तत्पुरुष समास में जब हम विग्रह करते हैं तो विभक्तियां लग जाती हैं, स्वभावतः लगती हैं, और उसी लगने पर उसका नाम हम कारक का रख करके तत्पुरुष समास करते हैं। आइए नीचे, तत्पुरुष समास के 5 अन्य भेद हैं। उपपद तत्पुरुष समास, यह उपभेद है। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, जैसा बताया आपको मैं। यह 2 भेद कौन सा है? कर्मधारय और दूसरा द्विग समास। और यह जो 6 हैं, यह क्या है? यह उपभेद हैं, उपपद। यह जैसे कर्मचारी, कर्म करने वाला, यह कार्य से प्रवृत्त है। दूसरा नंज तत्पुरुष, यहाँ नंज य नहीं आ रहा था, इसमें नंज तत्पुरुष है, इसमें नकारात्मकता का बोध होता है। जैसे अधर्म, न धर्म, यही इसका विग्रह है। जो भी आएगा ऐसे वह नंज तत्पुरुष समास होगा। अनुचित, न उचित या उचित नहीं, यह इसका विग्रह है। अब यह तीसरा प्रादि तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष का पद उपसर्ग हो। जैसे प्रशिक्षण, प्रशिक्षण में क्या है? प्र क्या है? प्र क्या है? उपसर्ग है। और दुर्भाग्य में दुह क्या है या दुर क्या है? उपसर्ग है। तो ऐसा है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रादि तत्पुरुष समास। प्रशिक्षण उत्तम शिक्षण और दुर्भाग्य दुष्ट भाग्य। लेकिन यह क्या है? इसमें प्र उपसर्ग है और दुह या दुर या दुस उपसर्ग है, इसलिए इसको हम प्रादि कहते हैं। आइए आगे, अलुक तत्पुरुष समास। मुख्यतः इसके उदाहरण संस्कृत से ही प्राप्त होते हैं। खेचर, आसमान में विचरण करने वाला, तो खे आसमान होता है, अरे, और चर विचरण करने वाला होता है। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, यह संस्कृत शब्द है, तत्सम कहते हैं इसे। मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास, जो भेद है तत्पुरुष का, पहले पद का संबंध दूसरे पद में बताने वाला शब्द अध्यायित रहता है। देख लीजिए, शासन तंत्र, शासन चलाने वाला तंत्र,
शासन तंत्र चलाने वाला तंत्र, अदैत। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। आप आइए कर्मधारय समास, यह पहला तत्पुरुष का भेद है। जो समासिक पद विशेषण, विशेष, उपमेय, उपमान से मिलकर बनते हैं, कर्ता कारक के हों और लिंग वचन में एक समान हो, ध्यान दीजिए लिंग और वचन एक समान होना चाहिए, कर्मधारय समास कहलाते हैं। इसमें विशेषण विशेष, ये जो दोनों समासिक पद हैं, यह विशेषण विशेष उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं। अब इसमें 4 इसके रूप हैं। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। पहला पद विशेष, दूसरा पद विशेषण हो जाता है, और कभी दोनों पद विशेषण हो जाते हैं और कभी दोनों पद विशेष रहते हैं। चारों दिया हुआ उदाहरण बताऊंगा नीचे। तो यह कर्मधारय समास होता है। लिंग वचन में दोनों एक ही होता है और कर्ता कारक का होता है। उपमेय उपमान, उपमेय उपमान का भी होता है। तो यह उदाहरण में नीचे बताता हूँ। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, जिसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे पीतांबर, अब यहाँ पीत विशेषण है अंबर के, अंबर विशेष्य है और पीत विशेषण है, तो पीत है जो अंबर। ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष विशेष विशेषण होता है, तो जो विशेषता बताता है, विशेषण कर जानते हैं आप, विशेष की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और जब विशेषण विशेष उपमेय उपमान के रूप में हम विग्रह करेंगे तभी वह कर्मधारय समास होगा। इसका ध्यान रहे। अगर यही पीतांबर है तो पीत है जो अंबर, इसको हम पीतांबर को विशेषण विशेष के रूप में हम विग्रह किए हैं। अगर इसको हम इससे अलग कर दें, पीत है अंबर जिसका वह, तो यह क्या हो जाएगा, बबरी हो जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे। तो कर्मधारय समास को विशेषण विशेष्य के रूप में ही विग्रह करेंगे। आइए महात्मा, महान है जो आत्मा। छुट भइये, छोटे भइये, पहला पद विशेषण दूसरा विशेष। नील गाय, नीली गाय। अब दूसरा है विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय। अब यहाँ इसका पहला पद विशेष्य है, दूसरा विशेषण है। कुमारी, कुमारी यह विशेष शब्द है। कुंवारी लड़की। विद्याधन, विद्या रूपी धन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। घनश्याम, घन जैसा श्याम। यह क्या है, विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास है। इसको विशेषण पूर्व पद, विशेष पूर्व पद ये सब लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए यह अलग अलग विभाजित करके बताया गया है। क्योंकि ये सारे शब्द आप में आते हैं तो उधर केवल कर्मधारय समास ही लिखना। आइए विशेषणोपद कर्मधारय, अर्थात दोनों पद जिसके विशेषण होते हैं। नीलपीत, नीला पीला। कृताकृत, किया बेकिया। शीतोष्ण, शीत उष्ण। तो यह दोनों पद इसके क्या है, विशेषण है। अरे भाई नीला है विशेषण तो पीला भी विशेषण ही है, शीत है तो उष्ण भी विशेषण है, उसका विग्रह किया गया है। विशेष्य उभय पद कर्मधारय, इसको हम कहते हैं विशेष्योभय पद कर्मधारय। तो इसको अलग अलग कर दिया गया, तो विशेष्य उभय पद कर्मधारय हो गया। अर्थात दोनों, उभय माने दोनों, दोनों पद विशेष्य हैं। जैसे आम्र वृक्ष, आम्र है जो वृक्ष। वायस दंपति, वायस हैं जो दंपति। अब आइए तत्पुरुष समास का दूसरा भेद ख, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण तथा दूसरा पद संज्ञा हो, संज्ञा यानी प्रधान, ध्यान दीजिएगा, संख्यावाचक विशेषण ऊपर जैसे अलग नहीं है। इसमें केवल इसका जो द्विगु समास का पहला पद है वो संख्यावाचक विशेषण ही है और दूसरा पद संज्ञा है, वही प्रधान होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके दो भेद हैं, समाहार द्विगु, उत्तर प्रधान द्विगु। यह भी केवल आपको समझाने के लिए दो भेद हैं तो बता दिया गया है, सब एक ही में आता है, केवल आपको द्विगु समास लिखना होता है। अब यहाँ त्रिदल दिया है, समाहार द्विगु जहाँ समूह की बात आती है, उत्तर प्रधान की बात जाती है उसे उत्तर प्रधान द्विगु समास कहते हैं। अब यहाँ त्रिदल, तीन दलों का समाहार,
अब चूंकि यहाँ दल हैं, समूह है, तो इसको हम समाहार द्विग में रखते हैं। त्रिदल, 3 दलों का समाहार। चारपाई, 4 पायों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार इत्यादि। अब दूसरा त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। अब पंच प्रमाण, 5 प्रमाण, यह उत्तर पद प्रधान है। और दोपहर, दूसरा पहर, यह दूसरे द्विक भेद का उदाहरण है। तीसरा समास है द्वंद्व। जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान हो, ध्यान दीजिएगा, और, एवं, और, अथवा, तथा, या आदि संयोजक लुप्त हों। इसमें दिखाई नहीं देते समासिक पदों में, जब विग्रह करते हैं तब ये दिखाई देते हैं, तब इनको लगाया जाता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इनके दोनों पद क्या हैं? प्रधान होते हैं और मुख्य होते हैं, दोनों का अर्थ प्रधान होता है। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, ध्यान दीजिए। पहला, इतरेतर द्वंद्व समास, वह द्वंद्व जिसमें और से सभी पद जुड़े हुए हों, यानी और संयोजक सभी विग्रह में आता है, समासिक पदों के विग्रह में, और पृथक अस्तित्व रखते हों, दोनों अलग अस्तित्व रखते हों, इतरेतर द्वंद्व कहलाता है। इस समास से बने पद हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वे 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने होते हैं। उदाहरण है राम कृष्ण, राम और कृष्ण, ये दोनों पद क्या हैं? प्रधान भी हैं। राम का जितना महत्व है उतना ही कृष्ण का भी महत्व है। माँ बाप, माँ का जितना महत्व है पिता का भी उतना ही महत्व है बाप का। बेटा का जितना महत्व है उतना बेटी का भी महत्व है, और से जुड़े हुए हैं। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, माँ बाप, माँ और बाप, बेटा बेटी, बेटा और बेटी, सुख दुख, सुख और दुख, आप और भी ढेर सारे हैं, आपकी किताबों में देखिए। दूसरा है समाहार द्वंद्व समास। समाहार मतलब समूह, इसमें भी होता है जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़े होने पर भी पृथक पृथक अस्तित्व न रखें। ध्यान दीजिएगा, और से जुड़े होते हैं, और क्या है? यह संयोजक अवयव है, इसके दोनों जो पद हैं वह और से ही जुड़ते हैं। और क्या है? संयोजक अवयव, समुच्चय बोधक अव्यय है, या संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, इसको हम संयोजक अवयव कहते हैं। और यह जुड़े होते हैं लेकिन पृथक पृथक अस्तित्व, अलग अलग, पृथक मतलब अलग अलग अस्तित्व नहीं रखते, जैसे ऊपर माता पिता का था या बेटा बेटी का था, बल्कि समूह का बोध कराएं। ये दोनों मिलकर के, और से तो विग्रह में और तो आता है, लेकिन समूह का बोध कराता है, वह अलग अलग अस्तित्व का बोध नहीं कराता। तो इसे हम समाहार, यानी समाहार समूह कराते, समाहार द्वंद्व कहलाता है। समाहार द्वंद्व में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे रहते हैं और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद छिपे रहते हैं और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। जैसे आहार, निद्रा, आहार और निद्रा वगैरह। तो आहार में भोजन वगैरह है, निद्रा है, और आदि जो भी उससे संबंधित कार्य है। दाल और रोटी, दाल रोटी में दाल रोटी थोड़ी होता है, सब्जी होता है, चावल होता है, क्या क्या। तो इसमें और भी शब्द छिपे हुए हैं। हाथ पाँव, हाथ और पाँव, अंगों के और भी रूप छिपे हुए हैं। घर द्वार, घर और द्वार, शीत उष्ण, शीत और उष्ण, लंगड़ा लूला, लंगड़ा और लूला वगैरह। तो ऐसे हम समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। जिस द्वंद्व समास में दोनों पद के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे हों, इनके बीच में, वैकल्पिक द्वंद्व समास के बीच में जो संयोजक अवयव हैं वैकल्पिक, बीच क्या है? या अथवा, यह दोनों इसमें, या और भी संबंधित जो वैकल्पिक संयोजक अवयव हैं वह छिपे होते हैं, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में बहुधा 2 विपरीतार्थक शब्दों का योग रहता है। विपरीतार्थक, 2 अलग अलग अर्थों वाले शब्द इसमें जुड़े होते हैं। और ये किससे जुड़े रहते हैं? या, अथवा, या ऐसे ही
अन्य संयोजक अवयव से। उदाहरण पाप पुण्य, अब ये दोनों अलग अलग है तो इसका विग्रह में या आएगा, पाप या पुण्य। दो विरोधी हैं, दो तीन, दो अलग है तीन अलग है, दो अथवा तीन। धर्माधर्म, धर्म अथवा अधर्म, तो हम इसको और के स्थान पे या किए हैं, अथवा किए हैं। अब बहुव्रीहि समास, जिस समास में चौथा समास है बहुव्रीहि समास, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा समझने पर। जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य अर्थ की अभिव्यक्ति कराएं, दोनों पद प्रधान नहीं है और दोनों मिलकर के किसी अन्य अर्थ की अभिव्यक्ति कराते हैं, अथवा समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके विग्रह में जिसका, जिसको और जिसके आदि का प्रयोग होता है। इसके विषय में हम और कुछ बातें समझ लेते हैं। इसकी निम्न विशेषताएं बहुव्रीहि समास की, यह दो या दो से अधिक पदों का समास होता है। इसका विग्रह शब्दात्मक या पदात्मक न होकर वाक्यात्मक होता है। इसमें अधिकतर पूर्व पद कर्ता कारक का होता है या विशेषण होता है। इस समास से बने पद विशेषण होते हैं, अतः उनका लिंग विशेष्य के अनुसार होता है। इसमें अन्य पदार्थ प्रधान होता है, यानी जिसकी अभिव्यक्ति होती है। जैसे इसके भी चार भेद हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि, इसमें सभी पद प्रथमा अर्थात कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, किंतु समस्त पद द्वारा जो अन्य उक्त होता है वह कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्ति रूपों में भी उक्त हो सकता है। एक बात पुनः मैं आपको बताऊं कि इसमें जो भेद हैं वह भेद नहीं लिखना है, केवल बहुव्रीहि समास ही लिखना है। यह भेद आपको समझने के लिए अलग अलग विस्तृत रूप से बताया गया है। उदाहरण, पीतांबर, पीत है अंबर जिसका वह, अर्थात विष्णु। प्राप्तोदक, प्राप्त है उदक जिसको वह। एक बात ध्यान देंगे, अब यहाँ पीतांबर मैंने इसलिए जान करके रखा है इसको कि आपको कर्मधारय समास नहीं बताया था। पीतांबर, पीत है जो अंबर, कर्मधारय हो गया। अब यहाँ पीत अंबर दोनों मुख्य नहीं है, यह दोनों कर्मधारय समास में पीत विशेषण और अंबर विशेष्य है, लेकिन यहाँ बहुव्रीहि समास में यह विशेषण और विशेष्य दोनों किसी तीसरे के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसका ध्यान देंगे, एक बार और समझ लीजिए। बहुव्रीहि समास के जो समासिक पद हैं वह दोनों किसी तीसरे के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जब इसका आप विग्रह करेंगे तो इसके विग्रह से अब तीसरे की उपस्थिति का भान आपको होता है। जैसे पीत है अंबर जिसका वह, तो यह वह कौन है भाई? अर्थात विष्णु, अर्थात जो भी, तो किसी तीसरे की उपस्थिति का यहाँ भान होता है और उसी के लिए इसका उपयोग विशेषण के रूप में किया गया है। प्राप्त है उदक जिसको वह, यह विग्रह प्राप्तोदक का है। सभी बहुव्रीहि में ही है, भेदों के अनुसार शब्द अलग अलग हैं। जितेंद्रिय, जीती गई इंद्रियां हैं जिसके द्वारा वह। निर्धन, निर्गत है धन जिससे वह। दूसरा व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण में जहाँ दोनों पद कर्ता कारक के होते हैं वहाँ पहला पद कर्ता कारक की विभक्ति के रूप का ही होता है, जबकि बाद वाला पद संबंध या अधिकरण कारक का हुआ करता है। यह समानाधिकरण से विपरीत, वहाँ जहाँ दोनों पद कर्ता कारक के हैं इसमें पहला पद कर्ता कारक का और दूसरा संबंध या अधिकरण कारक का हुआ करता। आइए ध्यान देते हैं। उदाहरण, शूल पाणि, शूल है पाणि, पाणि मतलब हाथ। अब देखिए इसी का अर्थ दिया गया है, पाणि मतलब क्या होता है? हाथ। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि
सूल यानी भाले में भाला है हाथ में जिसके, वह नहीं, वही समासिक पद जो भी रहेगा उसी को हम इसमें देते हैं विग्रह में। सूल और पाणी, सूल है पाणी में जिसके, वह। हमें आवश्यकता हुई कि लिख दें हाथ, तो हाथ हमने ब्रैकेट में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। सूल है पाणी में जिसके वह, वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके वह, किसके है? सरस्वती जी। तुल्य योग बहुव्रीहि, जिसमें पहला पद सह हो, वह सह बहुव्रीहि या तुल्य योग बहुव्रीहि कहलाता है। सह का अर्थ साथ और समास होने पर स की जगह मात्र स रह जाता है। बहुत गंभीरता ध्यान दीजिएगा, स रह जाता है। इसे सबल, जो विग्रह क्या होगा? जो बल के साथ है वह, क्या? जो बल के साथ है, तो साथ का यहाँ स आ गया है। सपरिवार, स आया, सपरिवार, जो परिवार के साथ है वह। सदेह, जो देह के साथ है वह। सचेत, जो चेत, चेतना, चेत माने होश, जो चेत के साथ है वह। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। चौथा है व्यतिहार बहुव्रीहि, जिससे घात प्रघात सूचित हो, आपस में झगड़ा, उसे व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे मुक्का मुक्की, मुक्के मुक्के से जो लड़ाई होती हो। प्रादि बहुव्रीहि समास, ये इनसे चारों से अलग है। जिस बहुव्रीहि समास का पूर्व पद उपसर्ग हो वह प्रादि बहुव्रीहि कहलाता है। यह प्रादि तत्पुरुष में भी आता है, वह अलग है। कुरूप, कुत्सित है रूप जिसका वह, ध्यान दीजिए। बेरहम, नहीं है रहम जिसमें वह, बेरहम, नहीं है रहम जिसमें वह। कुरूप, कुत्सित है रूप जिसका वह। निर्जन, नहीं है जन जहाँ वह। यह बहुव्रीहि समास और उसके भेद हैं। आप लोगों ने इसको देखा, समझिए, इसका अभ्यास कीजिए। पुस्तक में आए अनेक, अपने पाठ्यक्रम में आए अनेक प्रकार के शब्दों को उसका विग्रह कीजिए और समास को बनाइए।